हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम की दृष्टि से सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ये सीरीज़ फर्स्ट है। इसी तरह हम आपके लिए स्टैटिक जीके के टॉप क्वेश्चंस लाते रहेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया? तो किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था? तो ये आया था 1978 में। कब आया था? 1978 में। ठीक है, इसके द्वारा मौलिक अधिकार की सूची में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया तथा उसे केवल एक विधिक अधिकार के रूप में रखा गया। किसे? तो संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वप्न का अध्ययन किसमें किया जाता है? आप सभी जानते होंगे कि स्वप्न का अध्ययन किसमें किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑनरोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, ऑनरोलॉजी के अंतर्गत स्वप्न का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना पत्थरों द्वारा निर्मित स्तूप कौन सा है? तो बताइए कि सबसे पुराना जो पत्थरों द्वारा निर्मित स्तूप है वह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सांची का स्तूप। ठीक है, पत्थरों द्वारा निर्मित सबसे पुराना स्तूप जो है वह सांची का स्तूप है। अब ये स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश के राजसैन जिले में। कहाँ? तो राजसैन जिले में ये स्थित है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। कहाँ के? तो एमपी के राजसैन जिले में। ठीक है, और सांची स्तूप एक बौद्ध स्मारक है। ठीक है, ये एक बौद्ध स्मारक है जिसका निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने करवाया था। तो कब करवाया था? तो तीसरी सदी में करवाया था। ठीक है, ईसा पूर्व। ये सबसे पुराना पत्थरों द्वारा निर्मित स्तूप है जिसे वर्ष 1989 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में भी शामिल किया गया। तो इसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया? तो 1989 में किया। कब? 1989 में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था कौन सी है? जो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है वह कौन कौन सी है? उसके अंतर्गत क्या क्या आता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंचायत स्तर, क्षेत्र स्तर और जिला स्तर। क्या? पंचायत स्तर, क्षेत्र स्तर और जिला स्तर। बाकी ये सब गलत है, राज्य स्तर नहीं आता है और इसमें मंडल स्तर दे रखा है, इसलिए ये सभी ऑप्शन गलत है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब हम आपको इसके बारे में बताते हैं कि वर्ष 1993 में 73वें व 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। कब? तो 1993 में। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो 73 व 74वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा इसे एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, यानी कि बोले तो ग्राम पंचायत मतलब ग्राम स्तर पर, और पंचायत समिति बोले तो मध्यवर्ती स्तर पर, और जिला परिषद बोले तो जिला स्तर पर। ठीक है, ये सभी तीनों शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? बताइएगा कि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 8। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, बाइट कंप्यूटर की मेमोरी की एक यूनिट है। क्या है? कंप्यूटर की मेमोरी की एक यूनिट है जिसमें 8 बिट्स के समूह को एक बाइट कहा जाता है। ठीक है, और ये जो बिट है, बिट को बी से तथा बाइट को बी से। अब हम आपको बता दें, जो बिट होती है उसे स्मॉल बी से और जो वाइट होता है उसे कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यही दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये तो आप सभी जानते होंगे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7 अप्रैल को। ठीक है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किसने? तो WHO के द्वारा वर्ष 1948 में। कब? 1948 में ये पहली बार मनाया गया था। ठीक है, और WHO की स्थापना को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व को सुरक्षित और स्वस्थ रखने में उनकी भूमिका के लिए मिडवाइफ्स और नर्सों के काम को सम्मानित करने के लिए भी ये दिवस
मनाया जाता है। तो आप जान गए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस क्यों मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मालगुडी डेज किसकी रचना है। तो ये जो मालगुडी डेज है ये आर के नारायण की रचना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, आर के नारायण अंग्रेजी के साहित्य के भारतीय लेखकों में से एक हैं। किसके? अंग्रेजी साहित्य के भारतीय लेखकों में से एक हैं, यानी कि इंग्लिश लिटरेचर, जिन्होंने एक काल्पनिक शहर मालगुडी डेज को आधार बनाकर अपनी अनेक रचनाएं की हैं। मालगुडी डेज उन्होंने एक काल्पनिक शहर माना है इसे, उसी के आधार पर उन्होंने अपनी अनेकों रचनाएं की हैं। ठीक है, मालगुडी डेज आर के नारायण की प्रसिद्ध रचना है, ये इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है, जिसे लॉन्च कब किया गया था, ये कब प्रकाशित हुई थी बताइएगा। तो ये 1942 में प्रकाशित हुई थी। कब? 1942 में। क्या? मालगुडी डेज आर के नारायण की रचना है, इसे आप याद रखिएगा। अब तो याद ही हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पाद शुल्क किस पर लगता है। बताइए कि उत्पाद शुल्क जो है ये किस पे लगता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विनिर्मित घरेलू उपभोग वस्तुओं पर जो है वह उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। अब ये उत्पाद शुल्क क्या है, तो जो उत्पाद शुल्क है ये केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, और ये कैसा कर है, तो ये अप्रत्यक्ष कर है। कैसा? अप्रत्यक्ष, जिसका उद्ग्रहण भारत में विनिर्मित माल से किया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क कानून के अधीन विनिर्मित माल कर योग्य है, और जैसे ही माल विनिर्मित होते हैं वैसे ही उन पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क की देयता निर्धारित हो जाती है। ठीक है, यद्यपि माल विनिर्मित होते ही उस पर शुल्क देय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे ज़्यादा जौ का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो सबसे ज़्यादा जौ का उत्पादन है ये कहाँ होता है, तो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, कहाँ होता है, तो मध्य प्रदेश में होता है। जौ की खेती जो है वह किस मौसम में की जाती है, तो किस फसल के अंतर्गत, तो रबी मौसम में की जाती है। ठीक है, जब रबी की फसलें होती है तभी ये जौ की खेती की जाती है, यानी कि कह सकते हैं कि रबी के अंतर्गत जौ की भी खेती आती है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, राजस्थान और गुजरात जैसे आदि राज्यों में भी इसकी खेती की जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वह मध्य प्रदेश में ही की जाती है। ठीक है, भारत में प्रतिवर्ष कितनी की जाती है, तो लगभग 16 लाख टन जौ का उत्पादन होता है। कितना? 16 लाख टन अपने भारत देश में इसका उत्पादन होता है जौ का, इसे आप याद रखिएगा। और रेसे जो कि फाइबर में होते हैं, ये भरपूर जौ मुख्य रूप से पशुओं के आहार तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा कि जौ में अक्सर रेसे से दिखाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फाइबर कहते हैं। ठीक है, वो फाइबर जो है ये पशुओं के आहार में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जौ का उत्पादन होता है, आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो बताइए प्लासी का युद्ध कब हुआ, आप सभी जानते भी होंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1757 में। कब? 1757 में। इसकी एग्जैक्ट डेट है 23 जून 1757 को। ठीक है, प्लासी का युद्ध जो है 23 जून लिख देते हैं, 23 जून 1757 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ हुआ था, तो ये नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ? तो नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुआ था, इसीलिए इसका नाम जो है प्लासी का युद्ध रखा गया। ठीक है, इस युद्ध में कौन कौन भाग ले रहा था, तो इस युद्ध में एक ओर से तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, और दूसरी ओर से कौन था, तो बंगाल के नवाब की सेना थी। और कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। ठीक है, इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है, और ये जो है ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1936 में हुई थी। कब? 1936 में, यानी कि 1936 में हुई थी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की। ठीक है, इसका पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। क्या था? हेली नेशनल पार्क, जो कि बाद में इसका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद इसका नाम
रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान भी रखा गया था। क्या? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान भी रखा गया था। लेकिन वर्ष 1956 में इसका नाम प्रसिद्ध शिकारी जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया। जिम कॉर्बेट जो है ये एक प्रसिद्ध शिकारी थे, इन्हीं के नाम पर जो है 1956 में इसका नाम क्या रख दिया गया? तो रख दिया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर जिसे पहले राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता था। इंदिरा गांधी नहर को क्या कहते हैं? तो राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है। भारत के सबसे बड़े नहर तंत्रों में से एक है। ये नहर सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर निर्मित है। कहाँ? तो सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर स्थित है। कौन? इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, और ये निकलती कहाँ से? तो ये हरिके बांध से निकलती है। ये आप याद रखिए, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? तो ये हरिके बांध से निकलती है। ठीक है, और हम आपको बता दें कि इस नहर की कुल नियोजित लंबाई कितनी है? तो वह है 9060। कितनी है? 9060। ठीक है, किलोमीटर में है, इसे भी याद रखिए। और ये लगभग 19.63, कितना? 19.63 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है। ये नहर पंजाब व राजस्थान को पानी की आपूर्ति करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोरोना का पहला केस कहाँ आया था? बताइएगा कि भारत में कोरोना का पहला केस कहाँ आया था। देश में तो आपको पता ही होगा, वैसे वुहान में आया था, लेकिन भारत में कहाँ आया था? तो भारत में सबसे पहले कोरोना वायरस के संक्रमण का जो मामला है वह कब आया था? तो पहली बार तो 30 जनवरी को आया था। ठीक है, 30 जनवरी 2020 को आया था, ये तो आप सब जानते ही होंगे। उसके बाद कहाँ आया था? दक्षिण भारत के केरल में आया था। कहाँ? केरल में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। वायरस से संक्रमण का पहला शिकार कौन हुआ था? तो 20 वर्ष की एक युवती थी, जो कब हुई थी? तो 25 जनवरी 2020 को हुई थी। ठीक है, 25 जनवरी 2020 को। इनकी एज कितनी थी? तो 20 ईयर्स। चीन के वुहान शहर से लौटी थी। ठीक है, वुहान की ही वह शहर है जहाँ से इस खतरनाक वायरस की शुरुआत हुई थी। तो इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना के लिए भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया एप्लीकेशन कौन सा था? तो वह एप्लीकेशन था आरोग्य सेतु। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, आरोग्य सेतु को किसने लॉन्च किया था? तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित एक कोविड-19 ट्रैकिंग मोबाइल एप्लीकेशन है। ठीक है, किसका था? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने इसे एक ट्रैकिंग मोबाइल एप्लीकेशन बनाया था, जो कि भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस ऐप का उद्देश्य क्या था? तो कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता फैलाना और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को भारत के लोगों से जोड़ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली महिला थी रीता फारिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इन्होंने ये खिताब कब जीता था? तो 1966 में जीता था। कब? 1966 में। और ये भारतीय और एशियाई मूल की पहली महिला थी। ठीक है, और इसके बाद ऐश्वर्या राय जो थी वह दूसरी महिला थी। ऐश्वर्या राय ने कब जीता था? तो ऐश्वर्या राय ने 1994 में जीता था। ठीक है, मिस वर्ल्ड का खिताब ऐश्वर्या राय जो थी वह दूसरी महिला थी जो कि भारतीय और एशियाई मूल की थी। इन्होंने 1994 में जीता था, और रीता फारिया ने 1966 में यानी 1966 में जीता था। और उसके बाद हैदराबाद की रहने वाली डायना हेडन ने वर्ष 1997 में मिस वर्ल्ड का ताज अपने नाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? तो ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी
कर्णम मल्लेश्वरी। कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। भारतीय भारोत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला एथलीट हैं। ठीक है, ये प्रतिष्ठित सम्मान उन्होंने कब हासिल किया? तो ये सिडनी ओलंपिक 2000 में हासिल किया था। कब? 2000 में। कहाँ का ओलंपिक? तो सिडनी ओलंपिक में ये खिताब इन्होंने अपने नाम किया था। उसमें इन्होंने किया क्या था? तो 240 किलोग्राम वर्ग में श्रेणी में 110 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 130 किलोग्राम भार उठाते हुए कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आप सभी जानते भी होंगे, प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा समुद्र है। तुलनात्मक भौगोलिक अध्ययन से पता चलता है कि इस महासागर में पृथ्वी का भाग कम तथा जलीय क्षेत्र अधिक है। ठीक है, इसमें पृथ्वी का भाग कम और जलीय मार्ग अधिक है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल हम आपको बता देते हैं, 6,36,34,000। कितना है? 6,36,34,000। ठीक है, वर्ग मील में, अर्थात अटलांटिक महासागर के 2 गुने से भी अधिक है। प्रशांत महासागर की औसत गहराई कितनी है? तो 14,000 फुट। कितनी गहराई? कितनी है? 14,000 फुट। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। और अधिकतम गहराई कितनी है लगभग में? तो वह 35,400 फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बस से पाकिस्तान की यात्रा करने वाले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान से पाक रिश्ते बनाने के लिए दिल्ली से लाहौर तक सदा ए सरहद क्या 19 फरवरी 1999 को शुरू की थी। ठीक है, कब? 19 फरवरी 1999 में। ये भी बता देते हैं आपको, 19 फरवरी 1999 इन्होंने ये यात्रा की थी। ये डेट आप याद रखिएगा क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसकी शुरुआत करते हुए अटल बिहारी जो थे स्वयं पहले यात्री के तौर पर पाकिस्तान गए थे, वो भी बस में बैठकर। ठीक है, उस दौरान वर्ष 1999 सरकार बनने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी 2 दिवसीय यानी कि 19 और 20 फरवरी को दौरे पर पाकिस्तान गए थे। कितने? तो 2 दिन रुके थे, 19 और 20। इसे भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? ये अपने उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CDRI। ठीक है, CDRI उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो लखनऊ। लखनऊ में ही क्या सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। इस इंस्टीट्यूट का उद्घाटन जो है वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आप सभी जानते हैं क्या? हाँ, जवाहरलाल नेहरू ने। कब? तो 17 फरवरी 1991 में। कब? 17 फरवरी 1951 में इन्होंने देश में दवा अनुसंधान और विकास के क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक। कौन सा है? तो वह है अशोक। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो अशोक। आपको बता दिया। अब कुछ और बातें बता देते हैं, जैसे राजकीय चिन्ह क्या है? तो वह है मछली व तीर कमान। और राज्य पशु क्या है? तो वह है वारासिंगा। और राज्य पक्षी क्या है? तो वह है सारस। तथा राज्य का पुष्प क्या है? तो वह है पलाश। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इन्हें याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी पुरस्कार किससे संबंधित है? बताइए कि ग्रैमी पुरस्कार किससे संबंधित है? आप सभी जानते होंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संगीत से संबंधित है। ग्रैमी पुरस्कार यानी कि मूल रूप से ग्रैमोफोन पुरस्कार द रिकॉर्डिंग एकेडमी द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? तो द रिकॉर्डिंग एकेडमी द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार मुख्यतः अंग्रेजी भाषा संगीत उद्योग में उत्कृष्ट उपलब्धियों को पहचानने के लिए दिया जाता है। प्रथम ग्रैमी पुरस्कार समारोह जो हुआ था वह कब हुआ बताइएगा? तो 1959 में हुआ था। कब? 1959 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ हुआ था? तो कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी उपयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। काली मिट्टी कहाँ मिलती है? दक्कन के पठार के अधिकतर भाग में पाई जाती है। ठीक है,
इसमें महाराष्ट्र के कुछ भाग और गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ भाग शामिल हैं। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा तो महाराष्ट्र में ही पाई जाती है। ठीक है, काली मिट्टी जो है वह कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है और इसलिए इसे कपास वाली काली मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाईमुड़ी शिखर कहाँ स्थित है? जो अनाईमुड़ी शिखर है ये कहाँ स्थित है? तो ये सह्याद्री में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, अनाईमुड़ी शिखर सह्याद्री में स्थित है। केरल में स्थित अनाईमुड़ी है कहाँ? तो ये केरल में स्थित अनाईमुड़ी जो है ये दक्षिण भारत और पश्चिम घाटों में स्थित सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई भी हम आपको बता दें कितनी है, तो वह है 2695 मीटर। कितनी है? तो 2695 मीटर। याद रखिएगा आप सभी, वरना भूल जाओ फिर से। ठीक है, मीटर में है ये लंबाई, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिक्किम को किस संशोधन के तहत शामिल किया गया? सिक्किम राज्य जो है इसे किस संशोधन के तहत शामिल किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। कहीं कहीं 35 भी दिया होता है, अगर ऑप्शन में 36 नहीं है तो आप लोग 35 भी कर सकते हैं। ठीक है, 36वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो वर्ष 1975 में हुआ था। कब? 1975 में हुआ था। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा प्रथम अनुसूची में संशोधन कर सिक्किम को भारत के 22वें राज्य के रूप में शामिल किया गया। ये कौन सा? तो ये 22वें नंबर का राज्य है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप सिक्किम में राजतंत्र को समाप्त कर लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में किस केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ा गया? कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2019 में किस केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ा गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दादरा एवं नगर हवेली को। ठीक है, दमन व दीव को, इन दोनों को जोड़ा गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे याद रखिएगा। संसद द्वारा 3 दिसंबर 2019 को दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय हो गया। ठीक है, विधेयक 2019 पारित किया गया था। विधेयक का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य ये था कि दादरा एवं नगर हवेली जो है तथा दमन दीव को आपस में विलय करके एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाना था, जो कि कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा लोथल कहाँ स्थित है? जो कि गोदीवाड़ा लोथल है ये कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में स्थित है। कहाँ? तो गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा लोथल गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है। कौन से क्षेत्र में? तो ये भाल क्षेत्र में स्थित है, इसे भी याद रखिएगा। और ये अहमदाबाद जिले के ढोलका तालुक में सर्गवाला ग्राम के नजदीक स्थित है। लोथल का निकटतम नगर कौन सा है? तो ढोलका और बगोदरा। कौन सा है? ढोलका और बगोदरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? आप सभी जानते भी होंगे आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1875 में की गई थी। अच्छा, आर्य समाज एक जो है हिंदू सुधार आंदोलन है, जिसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? ये तो बता दिया, 1875 में। कहाँ की थी? तो मुंबई में की थी। कहाँ? मुंबई में की थी। ये आंदोलन जो था ये पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदू धर्म में सुधार के लिए प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क में। कहाँ? न्यूयॉर्क में। यानी कि यूएनओ कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी यूएनओ की? तो 1945 में हुई थी। कब? 1945 में हुई थी। ठीक है, इसे याद रखिएगा कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी। आप सभी को याद भी हो गया होगा। और इसके बारे में बता दें कि ये जो है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्या? यूएनओ जो है संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वर्तमान में इसमें कितने देश शामिल हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? 193। अगर पूछा जाता है कि वर्तमान में इसमें शामिल सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है, तो 193। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, मानवाधिकारों की रक्षा करना और मानवीय सहायता पहुंचाना, सतत विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय कानून का भलीभांति कार्यान्वयन करना शामिल है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर की पहली प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी? तो कंप्यूटर की जो पहली प्रोग्रामिंग भाषा थी वह कौन सी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फोर्ट्रान। कौन सी थी? फोर्ट्रान। ठीक है, कंप्यूटर की पहली प्रोग्रामिंग उच्च स्तरीय भाषा फोर्ट्रान है। उसके बाद कौन सी आती है? तो कोबोल, उसके बाद बेसिक व पैक्सल आदि कई उच्च स्तरीय भाषाओं का निर्माण हो चुका है अब फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिम्बाराम का संबंध किस खेल से है? जो कि ये लिम्बाराम है, इनका खेल किस संबंध से है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीरंदाजी। हम प्रसिद्ध तीरंदाज हैं, ये प्रथम प्रसिद्ध तीरंदाज हैं, ये भी याद रखिए, जिन्होंने विश्व स्तर पर तीरंदाजी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। उन्होंने एशियाई चैंपियनशिप 1992 में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए, कब इन्होंने? 1992 में विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। ठीक है, विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता था। और वर्ष 1991 में इन्होंने क्या जीता? तो प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको पसंद आए, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन। तब तक के लिए बाय बाय।